गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल स्टडी सर्किल 2.0 में। दोस्तों हम लोग स्टडी कर रहे हैं अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट। और अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट में दोस्तों आज हम लोगों का ये लास्ट लेक्चर हो सकता है आपके अप्लाइड फिजिक्स का, ठीक है। और हम लोग स्टडी कर रहे हैं दोस्तों चैप्टर नंबर 7, ठीक है ना, जिसका नाम है हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, यानी कि ऊष्मा तथा ऊष्मागतिकी। ये चैप्टर आपका लगभग दोस्तों जो है फिनिश होने की बिल्कुल कंडीशन में है, ठीक है। 1 से 2 लेक्चर मुझे लगता है और आएंगे, यानी कि इसी लेक्चर में मैं कोशिश करूंगा कंप्लीट करने की। लेकिन अगर नहीं भी होता है तो 5 से 10 मिनट का एक लेक्चर हो सकता है और अपलोड करना पड़े, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इसी में 30 से 40 मिनट में जो है आपका ये पूरा का पूरा लेक्चर मैं कवर कर दूं, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है दोस्तों ऊष्मागतिकी के नियम, यानी कि लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। जो ऊष्मागतिकी होता है आपका, उसकी कौन कौन से आपके नियम हैं उनके बारे में हम आज स्टडी करेंगे, ठीक है ना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ऊष्मागतिकी के नियम, आप हेडिंग लगा लीजिए ऊष्मागतिकी के नियम। तो दोस्तों इसके 3 नियम हैं, हालांकि स्टार्टिंग 0 से होती है। एक शून्य नियम, फिर पहला नियम और दूसरा नियम, टोटल 3 नियम होते हैं, ठीक है ना। अब ऐसा मत सोच लेना पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम, ऐसा नहीं। पहला होता है शून्यवा नियम, ठीक है, यानी कि 0 लॉ होता है, फिर इसके बाद फर्स्ट लॉ होता है और फिर सेकंड लॉ होता है, ठीक है। तो हम एक एक करके सबको दोस्तों क्या है स्टडी करेंगे। तो पहले आप हेडिंग लगा लीजिए जल्दी से दोस्तों, ऊष्मागतिकी का शून्यवा नियम, ठीक है। ऊष्मागतिकी के नियम यानी कि लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, ये हम स्टडी करेंगे। इसके 3 नियम हैं, ठीक है। तो पहला आपको हेडिंग लगाना है, लगा लीजिए दोस्तों ऊष्मागतिकी का शून्यवा नियम। और ये एग्जाम में बहुत बार पूछा भी गया है, ऊष्मागतिकी का शून्यवा नियम, ठीक है। अब दोस्तों ऊष्मागतिकी का शून्यवा नियम अगर आप समझना चाहते हैं तो थोड़ा सा एक टर्म आपका यूज होता है दोस्तों यहाँ पर, ऊष्मीय साम्यावस्था। क्या टर्म यूज होगा यहाँ पे? ऊष्मीय साम्यावस्था, एक टर्म आपका ये यूज होगा जब आप ये नियम पढ़ेंगे। तो ये क्या होता है, थोड़ा सा इसको समझेंगे। ऊष्मीय साम्यावस्था दोस्तों इसको हम बोलते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन, ठीक है ना। थर्मल इक्विलिब्रियम, ठीक है ना। थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होती है, थोड़ा सा इसको समझेंगे दोस्तों। अगर हमने कोई 2 सिस्टम ले रखे, कोई 2 निकाय ले रखे, और अगर उनके टेम्परेचर आपस में बराबर हैं, जैसे कि निकाय एक ए है और एक दूसरा निकाय बी है, ठीक है। अगर इनके दोनों के टेम्परेचर आपस में बराबर हैं तो हम कह सकते हैं कि दोनों जो निकाय हैं आप लोगों के क्या हैं दोस्तों, आपके थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, ठीक है। तो अगर मैं ये वर्ड यूज़ करता हूँ तो समझ जाना कि दोनों के टेम्परेचर आपस में बराबर होने वाले हैं, ठीक है। तो दोस्तों पहला नियम क्या कहता है, थोड़ा सा पहले तो आप इसको नोट कर लीजिए और फिर मैं इसके बाद क्या करता हूँ इसको समझाता हूँ एक एग्जाम्पल के थ्रू, ठीक है। तो पहले आप हेडिंग लगा लीजिएगा ऊष्मागतिकी का शून्यवा नियम। और ये नियम कहता क्या है तो नोट करिए दोस्तों, आप नोट करिएगा इस नियम के अनुसार, ठीक है। इस नियम के अनुसार अब ये नियम क्या कहता है तो नोट करिए, यदि 2 निकाय, ठीक है, यदि 2 निकाय किसी तीसरे निकाय के साथ, ठीक है, मैंने 2 निकाय ए और बी माने हैं और तीसरा निकाय मान लीजिए सी माना है। तो आप नोट करिए, यदि 2 निकाय किसी तीसरे निकाय के साथ अलग अलग ऊष्मीय साम्य की अवस्था में हैं तो वे आपस में भी ऊष्मीय साम्य की अवस्था में होंगे। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, यदि 2 निकाय अलग अलग किसी तीसरे के साथ ऊष्मीय साम्य की अवस्था में हैं तो वे दोनों आपस में भी ऊष्मीय साम्य की अवस्था में होंगे। ये आपका ऊष्मागतिकी का शून्यवा नियम कहता है। लेकिन इसका मीनिंग क्या है चलिए मैं आपको आप समझाता हूँ, ठीक है। तो ये थ्योरी तो आपको लिखनी ही पड़ेगी, लेकिन इसका मीनिंग क्या है तो वो मैं चलिए आपको समझाता हूँ। देखिए मैंने 3 निकाय यहाँ माने हुए हैं, ए बी और सी, ठीक है ना। चलिए अब दोस्तों मैं क्या करता हूँ, एक बर्तन लेता हूँ। सपोज ये मैंने बर्तन ले लिया, देखिए ये मैंने एक बर्तन ले लिया, राइट। अब ये निकाय कुछ भी हो सकते हैं, वाटर ले लिया मैंने मान लीजिए सपोज। तो मैंने ए वाटर को यहाँ रखा, बी वाटर को मान लीजिए यहाँ रखा, ठीक है। और एक दीवार के द्वारा दोस्तों मैंने इनको अलग कर रखा। ये दोनों जो निकाय हैं, जो सिस्टम है, वो आपके एक दीवार के द्वारा अलग है, ठीक है, जिसे मैं कहता हूँ ऊष्मा रोधी दीवार। मतलब
जिससे हीट ट्रांसफ़र ना हो सके, मतलब यहाँ का हीट यहाँ ना जा सके, ना यहाँ का हीट यहाँ आ सके, यानी इस दीवार को हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे ऊष्मा रोधी, और अंग्रेजी में इसे हम क्या बोलेंगे दोस्तों, आइडियाबैटिक। मैंने आपको पढ़ाया हुआ भी है, आइडियाबैटिक आपका जो सिस्टम होता है क्या होता है मैंने आपको बताया है बहुत अच्छे तरीके से, अगर आपको याद हो तो। हीट का ट्रांसफ़र नहीं होता है, ठीक है ना ही वो वातावरण से हीट लेता है और ना ही वो देता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आइडियाबैटिक वॉल, ठीक है। तो मैंने दो सिस्टम मान लीजिए ले लिए, ये लिक्विड ही है मान लीजिए, एक ए है और एक बी है, ठीक है ना। और इनको दोनों लिक्विड को मैंने एक दीवार से अलग कर दिया, जो कि आपका आइडियाबैटिक वॉल है, मतलब यहाँ का टेम्परेचर यहाँ भी नहीं जाएगा, यहाँ का यहाँ भी नहीं जाएगा, और टेम्परेचर का मतलब हीट ट्रांसफ़र नहीं होगी। अब जो बचा हुआ तीसरा है दोस्तों, उसको मैंने यहाँ फिलअप कर रखा, देखिए इन दोनों के साथ, यहाँ ये सी है आपका तीसरा, ये तीसरा सिस्टम मैंने यहाँ अलग फिलअप कर रखा, ठीक है। ए को मैंने यहाँ फिलअप किया, जो दूसरा बी यहाँ फिलअप कर रखा, ठीक है। और इनका जो टेम्परेचर है वो यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र नहीं हो सकता हीट के द्वारा, ठीक है। और जो सी है दोस्तों वो आपका यहाँ फिलअप कर रखा, और जो मैंने यहाँ बॉल रखी, ये वाली जो बॉल है, ये दोस्तों आपकी ऊष्मा चालक दीवार है। कौन सी चालक दीवार है, ऊष्मा चालक, मतलब यहाँ से हीट ट्रांसफ़र हो सकता है, ये वाला इसको हीट दे सकता है, ये इसको हीट दे सकता है, और ये इसको हीट दे सकता है, और ये भी इसको हीट दे सकता है। ये ऊष्मा चालक दीवार मैंने रखी हुई है। तो आप यहाँ से क्या समझे, ये इसको हीट नहीं दे सकता, ना ही ये इसको हीट दे सकता है, ये इसको हीट दे सकता है और ये इसको हीट दे सकता है, ठीक है। तो दोस्तों हम स्टार्टिंग में क्या करेंगे, ए बी सी का टेम्परेचर अलग अलग रखेंगे, यानी यहाँ हमने इसका T1 रखा, इसका T2 रखा, और इसका जो टेम्परेचर है हमने T3 रखा, ठीक है ना। तो दोस्तों अब होगा क्या कि अब जो आपकी ये जो दो निकाय हैं, ठीक है ना, ये जो दो निकाय हैं ये क्या होंगे, आपस में हीट ट्रांसफ़र तो नहीं करेंगे, लेकिन इसमें से एक निकाय इसके साथ और ये दूसरा निकाय भी इसके साथ क्या कर लेगा दोस्तों, आप लोगों का थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये इसके साथ हीट ट्रांसफ़र कर सकता है, और ये इसके साथ हीट ट्रांसफ़र कर सकता है, और ये इसके साथ हीट ट्रांसफ़र कर सकता है, और ये भी इसके साथ हीट ट्रांसफ़र कर सकता है, ठीक है ना। तो हीट ट्रांसफ़र होगी तो थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन में आएंगी, मतलब इनका टेम्परेचर आपस में बराबर होगा, इनका भी टेम्परेचर आपस में बराबर होगा। और जब ये दोनों आपके इक्विलिब्रियम कंडीशन में हो जाएंगे, और जब ये भी आपके इक्विलिब्रियम कंडीशन में हो जाएंगे, तो दोस्तों होगा क्या कि बाद में आप देखेंगे कि ये दोनों भी आपके इक्विलिब्रियम कंडीशन में हो जाते हैं। अब एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, जैसे सपोज इसका टेम्परेचर दोस्तों कितना है, आपका इसका टेम्परेचर है 20 डिग्री, ठीक है, और इसका दोस्तों मैंने मान लिया 30 डिग्री, और इसका है टेम्परेचर 10 डिग्री, कितना है 10 डिग्री सी। तो अगर आपने इसका टेम्परेचर 20 डिग्री रखा है, इसका आपने 30 डिग्री रखा है, और इसका 10 डिग्री रखा है, तो थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि तीनों का टेम्परेचर 10-10 डिग्री आपका 20-20 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 20-20 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। आपका कितना हो जाएगा दोस्तों, 20-20 डिग्री हो जाएगा। तो यही होता है आपका दोस्तों थर्मोडायनेमिक है उसका पहला नियम, ठीक है, या हम कह सकते हैं पहले का मतलब जीरो लॉ, ठीक है। कौन सा नियम, शून्यवां नियम, ठीक है। अगर दो निकाय दोस्तों क्या हैं आपके तीसरे निकाय के साथ अलग अलग ऊष्मीय साम अवस्था में हैं, तो भी आपस में भी ऊष्मीय साम अवस्था में होंगे। अगर ये इसके बराबर कर लेगा टेम्परेचर, ये इसके बराबर टेम्परेचर बराबर कर लेगा, तो इनका आपस में बराबर हो ही जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ से हीट फ्लो होगा ना, ऐसे हीट फ्लो होगा, और आपस में ये बराबर बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका 10 था मान लीजिए, इसका 10 था, इसका आपका 20 था, इसका 30 था, तो आपस में जब आप देखेंगे तो तीनों का आपको 20-20 ही मिलेगा, ठीक है ना। आप एक प्रैक्टिकल भी करना, एक बंद पात्र ले लेना ऐसे, और आप 2 से 3 गिलास ले लीजिए, 3 गिलास तो चाहिए कम से कम, ठीक है, 3 गिलास चाहिए आपके पास। एक गिलास आपका ये है जिसका टेम्परेचर दोस्तों आपका 10 डिग्री सी है, दूसरे का आपने कितना रखा 40 डिग्री, ठीक है, समझ रहे हैं ना। चलिए, और तीसरे का आपने दोस्तों टेम्परेचर रख दिया 30 डिग्री, और एक बंद पात्र में बंद करके रख दिया, तो आप बाद में जब टेस्ट करेंगे तो सभी का टेम्परेचर आपस में बराबर आएगा, ठीक है। तो ये होता है ऊष्मागतिकी का शून्यवां नियम, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये थोड़ा सा समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़िएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये बहुत ईजी भी है, थोड़ा सा पढ़ने में अजीब लगता है कैसे दो निकाय तीसरे निकाय के साथ ऊष्मीय गति की साम्य अवस्था में होंगे, ठीक है। तो ऊष्मीय साम्य अवस्था का मतलब है टेम्परेचर का आपस में बराबर होना। अगर ये टेम्परेचर इसके साथ बराबर कर लेगा, ये इसके बराबर कर लेगा, तो ये दोनों भी आपस में टेम्परेचर बराबर कर लेंगे। अब जब ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये भी इसके बराबर, मतलब तीनों का टेम्परेचर आपस में बराबर, ठीक है। तो ये होता है ऊष्मागतिकी का पहला नियम, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए दोस्तों,
और जो लैंग्वेज मैंने बोली है अगर वो अच्छी लगती है तो वो नोट कर लीजिए, और अगर आपका कोई बुक में दिया हो तो वो भी आप लोग नोट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम दोस्तों बढ़ते हैं ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम की ओर। अब दोस्तों जो ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम है जिसे हम पहला नियम कहेंगे, दूसरा नियम का मतलब है कि पहला नियम, थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन होती है स्टूडेंट को। 3 नियम है तो ऐसा नहीं है कि पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम, ऐसा नहीं है। 0 से स्टार्ट होता है, मतलब 0वां नियम, पहला नियम, फिर तीसरा नियम। तो अब हेडिंग लगाएंगे दूसरा का मतलब आपका पहला नियम, ठीक है। एक नियम हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, जो कि 0वां नियम था, और अब आपका आता है प्रथम नियम जो कि आपका दूसरा नियम है, ठीक है। तो प्रथम नियम यानी कि फर्स्ट लॉ क्या होगा? तो दोस्तों फर्स्ट लॉ आपका एनर्जी पर बेस है, ठीक है। किसकी कंजर्वेशन पर है? एनर्जी के कंजर्वेशन पर है। तो ये नियम क्या कहता है दोस्तों कि जो ऊर्जा होता है यानी एनर्जी होता है, ना तो उसको उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही हम लोग नष्ट कर सकते हैं, ठीक है। एक डेफिनेशन तो इसका ये है, नोट कर लीजिए, मैं बोल देता हूँ फिर समझा देता हूँ आप लोगों को, तो बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं होगा एक एग्जाम्पल के थ्रू। तो पहले तो नोट कीजिएगा, एनर्जी पर ये क्या है आपका संरक्षित है, यानी एनर्जी के कंजर्वेशन पर ये जो है रिलेटेड है। और ये नियम क्या कहता है कि ऊर्जा को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही उसको खत्म कर सकते हैं, ठीक है। चलिए ये पहली डेफिनेशन थी। अब दूसरी डेफिनेशन दोस्तों नोट कीजिएगा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मतलब डेफिनेशन तो सेम है लेकिन जो आपको ईजी लगता है वो आप लोग नोट कर सकते हैं अपने एग्जाम में, ठीक है। दूसरा है दोस्तों, इस नियम के अनुसार ऊष्मागतिक निकाय द्वारा, जो आपका मैंने बताया था थर्मोडायनेमिक सिस्टम होता है, ठीक है, वो आपका क्या होता है? ऊष्मागतिक निकाय होता है, जहाँ पर आपकी ऊष्मागतिक क्रियाएं हों, टेम्परेचर का घटना बढ़ना, वॉल्यूम का घटना बढ़ना, ठीक है, ये सारी आपकी क्या होता है? आपकी थर्मोडायनेमिक जो है दोस्तों क्या होती है? क्रियाएं होती हैं, ठीक है ना। जो भी वर्क आपकी हो रही हैं, ठीक है, ये आपकी ऊष्मागतिक क्रियाएं होती हैं। और कहाँ होती हैं? ऊष्मागतिकी सिस्टम में, ठीक है, थर्मोडायनेमिक सिस्टम में। तो नियम क्या कहता है? जो ऊष्मागतिकी निकाय द्वारा किया गया कार्य होगा दोस्तों, ठीक है, डेल्टा डब्ल्यू, और दोस्तों निकाय की आंतरिक ऊर्जा का परिवर्तन डेल्टा यू, ये दोस्तों किसके बराबर होता है? इस निकाय को दी गई ऊर्जा के बराबर होता है। एक बार फिर से नोट करिए, इस निकाय के अनुसार ऊष्मागतिक निकाय द्वारा किया गया कार्य डेल्टा डब्ल्यू, ठीक है, और दोस्तों निकाय की आंतरिक ऊर्जा का परिवर्तन उसको दी गई आपका ऊर्जा के बराबर होता है, यानी ऊष्मा के बराबर होता है, ठीक है। आप इसको समझिएगा, अगर हमने किसी भी सिस्टम को दोस्तों क्यू हीट दी है, इतनी हीट हमने दी है, अब ये एनर्जी का ही एक फॉर्म है ना, मैंने बताया था। तो अगर मैं टर्म एनर्जी भी यूज़ कर देता हूँ तो वो भी रॉन्ग नहीं होगा, क्योंकि हीट भी तो आपका एक तरीके का एनर्जी ही है। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं दोस्तों, आप थोड़ा सा समझिए फॉर्मूला पर, अब आपको अच्छे से ये क्या है क्लियर होगा। तो ये नियम क्या कहता है दोस्तों कि किसी भी सिस्टम को अगर आपने कुछ हीट दी है तो उस हीट का कुछ पार्ट क्या करेगा? वो सिस्टम काम करने में आपका खर्च कर देगा, और कुछ क्या होगा दोस्तों, आपका जो फ्रिक्शन वगैरह उसके अंदर हो रहा होगा उस पर स्पेंड हो जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन, यही आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन का मतलब होता है। अगर मान लीजिए अगर किसी सिस्टम को आपने कुछ एनर्जी दी, तो ज़रूरी नहीं है कि जितनी एनर्जी उसको दी है वो क्या करे, पूरा का पूरा उस आपका वर्क में चेंज कर दे। आपका वर्क तो करेगा बट जितनी एनर्जी दी है उसके बराबर नहीं, क्योंकि कुछ ना कुछ एनर्जी दोस्तों क्या होगी, उसके अंदर फ्रिक्शन वर्क कर रहा होगा, ठीक है ना। तो उसके कल पुर्जे में क्या होगा, आपका जो है स्पेंड हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। हालांकि मैं तो आपको यही जो कहूँगा कि जो मैंने पहले आपको डेफिनेशन बोली है, ऊर्जा ना तो उत्पन्न हो सकती है ना खर्च हो सकती है, तो वो आप लोग के लिए काफ़ी ईजी है और आप उसको जल्दी से क्या करिए नोट कर लीजिए, ठीक है ना। और हम क्या कर सकते हैं, ना तो उत्पन्न कर सकते हैं ना खर्च कर सकते हैं, एक रूप से दूसरे रूप में हम उसको क्या कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बदल सकते हैं। तो ये आप लोगों का पहला नियम होता है, ठीक है। आपके 2 नियम कंप्लीट हो गए। अब तीसरा नियम दोस्तों आपका आता है द्वितीय नियम, ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम। चलिए तो उसको भी हम लोग समझते हैं। अब दोस्तों आप लोग डालिएगा द्वितीय नियम, ठीक है ना, यानी कि सेकंड लॉ। और ये आपका तीसरा नियम है, 2 नियम हम पढ़ चुके हैं, और ये है आपका दोस्तों कौन सा, तीसरा नियम, यानी कि द्वितीय नियम। ये है दोस्तों आपका सेकंड लॉ। तो सेकंड लॉ की 2 थ्योरी हैं, एक क्लॉसियस के अनुसार और एक केल्विन प्लैंक के अनुसार। अगर एग्जाम में आता है तो दोनों की थ्योरी आपको क्या करनी होगी, लिखनी पड़ेगी, ठीक है ना। और दोनों ही थ्योरी बहुत ईजी है, मैं आप लोगों को समझाता हूँ, ठीक है। दोस्तों क्लॉसियस ने क्या कहा था, क्लॉसियस ने ये कहा था कि आप कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं बना सकते, क्या नहीं बना सकते, कोई भी आप एक ऐसा सिस्टम नहीं बना सकते जिसमें क्या हो, जो आप लोगों का हीट ट्रांसफ़र है वो लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर की ओर हो सके।
आप कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं बना सकते, कोई भी निकाय नहीं बना सकते जिसमें कि जो आपकी हीट दोस्तों ट्रांसफ़र होगी ना, वो आप लोग लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की ओर क्या है दोस्तों, ट्रांसफ़र कर सकें विदाउट दोस्तों उसको हीट दिए हुए, विदाउट हीट दिए हुए। किसी भी बाहरी स्रोत से आप हीट ना दीजिए और ऐसा कोई सिस्टम बना के बता दीजिएगा जिसमें हीट क्या है, आपका कम टेम्परेचर से अधिक टेम्परेचर की ओर जा रहा होगा। तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। मुझे बताइए, मैंने आपको बताया हुआ है कि जो हीट ट्रांसफ़र होता है वो आपका हाई टेम्परेचर से आपका लो टेम्परेचर की ओर होता है। यानी कि हीट आपका यहाँ से यहाँ तो आ सकता है, लेकिन हीट आपका लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की ओर नहीं जा सकता। ठीक है, तो इन्होंने यही कहा है कि आप लोग हीट का जो ट्रांसफ़र है लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर की ओर नहीं आप कर सकते। क्या कब नहीं कर सकते दोस्तों, अगर आप यहाँ हीट ना दें तो, अगर आप हीट देंगे तो फिर इसका टेम्परेचर बढ़ने लगेगा, जिसके कारण होगा क्या कि T1 आपका फिर ग्रेटर देन हो जाएगा T2। तो अब हीट आपकी अपने आप यहाँ ट्रांसफ़र होने लगेगी। लेकिन अब आप लोग क्या कर रहे हैं, बाहर किसी सोर्स का यूज़ कर रहे हैं हीट देने के लिए। तो अगर आप विदाउट सोर्स ऐसा कर लेते हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा, सिस्टम आपका क्या है, मतलब वर्क करेगा। ठीक है, लेकिन ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो ये इनका नियम है क्लॉसियस ने ये कहा था कि आपका जो हीट ट्रांसफ़र है वो आपका कम तापमान वाले सिरे से अधिक तापमान वाले सिरे की ओर नहीं होगा। कब तक नहीं होगा, जब तक कि आप उसको कुछ ना कुछ हीट ना दें। आप अगर हीट दे देंगे तो फिर क्या होगा, उल्टा सिस्टम हो जाएगा, यहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ का कम हो जाएगा। ठीक है, तो फिर अपने आप हीट ट्रांसफ़र होने लगेगी। ठीक है ना, तो ऐसा तब तक नहीं हो सकता जब तक कि आप क्या ना करें, उसको हीट ना दें। ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि जो हीट का ट्रांसफ़र होता है वो हायर टेम्परेचर से आपका कहाँ होता है दोस्तों, लोअर टेम्परेचर की ओर होता है। अगर आप लोगों को देखिए, आपका T1 क्या है, ग्रेटर है, T2 आपका लोअर है, तो आपका जो हीट है वो T1 से T2 की ओर जाएगा। ठीक है, कहाँ जाएगा, T1 से T2 की ओर जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोगों को नोट कर लेना। अब केल्विन प्लैंक ने क्या कहा था, ये थोड़ा सा ध्यान दीजिए। केल्विन प्लैंक ने कहा था दोस्तों, आप ऐसा कोई भी जो है सिस्टम तैयार नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते, सिस्टम तैयार नहीं कर सकते दोस्तों, जो कि क्या हो, जितनी आपने उसको हीट दी है उतनी हीट को वो क्या करे, पूरा का पूरा आपका वर्क में ट्रांसफ़र कर दे। ऐसा कोई सिस्टम आप लोग नहीं बना सकते। क्या नहीं बना सकते, ऐसा कोई सिस्टम आप तैयार नहीं कर सकते जिसको अगर आपने हीट दी है, क्या दी है, हीट दी है, तो इस हीट का पूरा 100% वो क्या करे, आपका वर्क में ट्रांसफ़र करे। यानी पूरा हीट का यूज़ करके जितना हीट आपने दिया है उतना वर्क करे। ऐसा कोई भी सिस्टम पॉसिबल ही नहीं है। क्यों नहीं है पॉसिबल, क्योंकि दोस्तों किसी को भी आप हीट देंगे तो कुछ ना कुछ हीट क्या होगी, उसकी बॉडीज़ में स्पेंड हो जाएगी, फ्रिक्शन वगैरह हो रहा होगा। ठीक है ना, उसके कल पुर्जे में आपका स्पेंड हो जाएगा। तो यानी जितना हीट दिया है वो क्या है, कुछ ना कुछ तो उसका पार्ट खर्च हो जाएगा। पूरा 100 to 100% जो है वर्क में चेंज नहीं होगा। तो ये केल्विन प्लैंक के अनुसार है, और जो क्लॉसियस के अनुसार है वो ये है कि आपका जो हीट है वो कभी भी आपका कम टेम्परेचर वाले सिरे से अधिक टेम्परेचर वाले सिरे की ओर क्या है, फ्लो नहीं होगा। कब तक नहीं होगा, जब तक कि आप लोग उसको क्या है, हीट ना दें। कहाँ हीट ना दें, कम वाले सिरे की ओर। ठीक है, जब आप कम वाले सिरे की ओर हीट देंगे तो वहाँ का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाएगा, तो फिर सिस्टम उल्टा हो जाएगा, अधिक टेम्परेचर की ओर लोअर टेम्परेचर, तो फिर हीट अपने आप ट्रांसफ़र होने लगेगा। ठीक है ना, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है ना, जब तक कि आप क्या कर सकते, बाहर से हीट ना दें, तो आपको हीट देना पड़ेगा तभी ये पॉसिबल है। ठीक है ना, तो ये है दोस्तों आपके ऊष्मागतिकी के तीनों नियम। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, थोड़ी बहुत समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, अब कुछ आप अपनी बुक का हेल्प ले लीजिए और वहाँ से इसको नोट कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो आई होप इतनी चीज़ आप लोगों को समझ में तो आई ही होगी। अब दोस्तों आपको पढ़ना है ऊष्मा इंजन, एक छोटा सा टॉपिक इसी में बचा हुआ है। और भी टॉपिक है तो वो आप लोग खुद से पढ़ने में बता दूंगा कौन कौन से टॉपिक हैं। ठीक है, आप लोग यूट्यूब पर एक वीडियो सर्च करना, आपको मैं बताऊंगा अभी जस्ट थोड़ी देर बाद, तो वहाँ से आप उसको प्रॉपर तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, आपको बिल्कुल भी इमेजिनेशन नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए पहले तो हम ऊष्मा इंजन को समझते हैं। ऊष्मा इंजन क्या है, इससे हम कहेंगे हीट इंजन। ठीक है, तो हीट इंजन दोस्तों आपका एक ऐसी युक्ति होता है जो हीट को क्या करता है, वर्क में ट्रांसफ़र करता है। हीट यानी कि ऊष्मा आप देंगे तो उस ऊष्मा का यूज़ करके वो क्या करेगा, आपका वर्क करके देगा। ठीक है ना, कुछ वर्क आपको करके देगा। जैसे हीट इंजन आपने देखे होंगे, तो आप क्या करते हैं, उसमें भाप देते हैं और वो वर्क करता है आपका। ठीक है ना, समझ रहे हैं ना, तो क्या करेगा आपका हीट इंजन,
हीट के सहायता से आपका वर्क करेगा। ठीक है, चलिए अब दोस्तों इसके कुछ ना कुछ आपके फंक्शन होते हैं, ठीक है, जिनसे ये मिलकर के बना होता है। तो पहला आपका दोस्तों क्या होता है, आपका होता है दोस्तों गर्म कुंड। क्या होता है, गर्म कुंड, यानी कि इसे हम दोस्तों बोल सकते हैं रिजर्वायर। ठीक है, क्या बोल सकते हैं दोस्तों, रिजर्वायर। और आपका जो दूसरा होता है दोस्तों वो होता है कार्यकारी पदार्थ। दूसरा क्या होता है, कार्यकारी पदार्थ। ठीक है, जहाँ पर हम लोग डीजल, पेट्रोल, ये सारी चीज़ें डालेंगे। डीजल हो गया, पेट्रोल, ठीक है, जो भी ईंधन हम लोग डालेंगे। और तीसरा दोस्तों होता है आपका ठंडा कुंड। ठीक है, यानी कि आपका कोल्ड रिजर्वायर। ठीक है, तो ये आपके 3 पार्ट से मिलकर के बना होता है। पहला गर्म कुंड, दूसरा कार्यकारी पदार्थ, तीसरा ठंडा कुंड। ठीक है, अब दोस्तों होता क्या है, आपका कार्यकारी पदार्थ यहाँ पर भरा हुआ है। ठीक है, अब जो गर्म कुंड होगा तो यहाँ कुछ ना कुछ टेम्परेचर होगा, तो यहाँ से हीट आपका दोस्तों यहाँ से ट्रांसफर होगा कार्यकारी पदार्थ की ओर। ठीक है, अब ये कार्यकारी पदार्थ क्या करेगा, इस हीट को लेकर के कुछ ना कुछ इसका वर्क कर लेगा। ठीक है, कुछ ना कुछ वर्क कर देगा, और जो कुछ बची हुई हीट होगी वो आपका ठंडा कुंड है यहाँ पर ट्रांसफ़र कर देगा। ठीक है, मैं कुछ समझा देता हूँ आपको, और थोड़ा सा बुक की हेल्प ले लेना आप लोग, तो वहाँ आप इसको अच्छे से नोट कर लेना। ठीक है, होगा क्या दोस्तों, जो गर्म कुंड है आप लोगों का, ठीक है, जिसका टेम्परेचर T1 है, तो यहाँ से हीट मिलेगी आपका कार्यकारी पदार्थ को। ठीक है, तो ये आपका Q1 हीट लेकर के कुछ ना कुछ उसका वर्क में यूज़ कर लेगा। हालांकि पूरी आपकी हीट का जो यूज़ है वर्क में नहीं होता है। अभी हमने अब जो है उसका क्या कहते हैं दोस्तों, आपका ऊष्मागतिकी का नियम हमने जस्ट पढ़ा हुआ है। ठीक है, मैंने आपको जो पहला नियम बताया है, यानी प्रथम नियम, उसमें मैंने आपको बताया है। ठीक है ना, कुछ ना कुछ जो आपका हीट है कहाँ उसका जो स्पेंड हो जाएगा, कहाँ खर्च होगा, आपका उसके कल पुर्जे में, फ्रिक्शन वगैरह में, वहाँ खर्च होता है। ठीक है, तो वो उतनी हीट यहाँ ट्रांसफ़र कर देता है और आपका W वर्क कर देता है। कितना कर देता है, W वर्क कर देता है। ठीक है, तो अब हमने दोस्तों इसको हीट कितनी दी थी, Q1, कार्यकारी पदार्थ को हीट Q1 दी थी। ठीक है, और इस Q1 हीट से इसने W कार कर दिया, और बाकी की जो बची हुई हीट है वो यहाँ ट्रांसफ़र हो गई। ठीक है, यानी ये कल पुर्जे वगैरह में स्पेंड इसकी हो गई। तो ये हीट दी थी, कुछ वर्क किया, और कुछ ऐसे ही स्पेंड हो गई। ठीक है ना, तो ये हमारा ऊष्मागतिकी का नियम कहता है। हम ऊष्मागतिकी के नियम के अनुसार इतना लिख भी सकते हैं। तो ये दोस्तों एक चक्र में होता है। किस में होता है, आप लोगों का एक चक्कर में। अगर मैं एक चक्कर में कार निकालूँ तो कार यहाँ से हो जाएगा Q1 माइनस का Q2। क्या हो जाएगा, Q1 माइनस का Q2 हो जाएगा। ठीक है, W बराबर Q1 माइनस Q2, यानी एक चक्कर में उसने इतना कार किया। हमने अगर एक बार में इतनी ऊष्मा दी तो इतना कार मिल गया, और इतनी ऊष्मा उसने स्पेंड कर दी। ठीक है, तो जो वर्क हुआ एक चक्कर में वो ये इतना हो गया। ठीक है, अब दोस्तों आपको ऊष्मा इंजन की दक्षता निकालनी होती है, थोड़ा सा इसको याद रखेंगे। ऊष्मा इंजन की दक्षता, तो ये दक्षता क्या होता है, दक्षता बराबर होता है दोस्तों सिस्टम के द्वारा एक चक्र में किया गया कार्य। तो कितना कार्य किया, Q1 माइनस का Q2। ठीक है, कितना, Q1 माइनस का Q2। ऊष्मा इंजन की दक्षता बराबर होता है सिस्टम, यानी कि इस कार्यकारी पदार्थ के द्वारा किया गया कार्य, ठीक है, एक चक्र में, और बटे होता है एक चक्र में ली गई ऊष्मा। तो कितनी ऊष्मा ली थी इसने, Q1 ली थी, तो बटे में Q1 हो जाएगा आपका। यहाँ से कितना आ जाएगा, Q1 बटे Q1 माइनस Q2 बटे Q1। ठीक है, तो यहाँ से निकल करके आएगा 1 माइनस का Q2 बटे Q1। तो ये होती है ऊष्मा इंजन की दक्षता। क्या होगा आपका, ये होगा दोस्तों आपका ऊष्मा इंजन की दक्षता। ठीक है, तो इतना आप लोग नोट कर लेना, ऊष्मा इंजन की दक्षता बराबर 1 माइनस Q2 बटे Q1। ठीक है, चलिए अब Q2 क्या है, Q2 है आपका दोस्तों ठंडे कुंड को ट्रांसफ़र की गई ऊष्मा, और Q1 है उसका उसने जो भी आपका गर्म कुंड था वहाँ से जो आपका हीट ली थी वो होता है। ठीक है, तो ये आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, और एक आप पॉइंट और नोट करना चाहें तो कर लीजिएगा, किसी भी इंजन की जो दक्षता होती है, जो इफ़िशियंसी होती है, 100% नहीं होती है, कभी भी 100% नहीं होगी। 100% तभी होगी जितनी उसने हीट ली है उस पूरी हीट को वो क्या करे, वर्क में ट्रांसफ़र करे। तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, तो यानी कि उसकी इफ़िशियंसी 100% हो ही नहीं सकती। ठीक है ना, तो ये आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, और ये फिगर बना लेना, और डिटेलिंग में पढ़ना चाहते हैं अच्छी तरीके से तो थोड़ा सा बुक की हेल्प लीजिए। ठीक है ना, इतना तो आप कर ही सकते हैं आप। ठीक है, तो ये होता है दोस्तों आपका ऊष्मा इंजन। ठीक है, क्या होता है दोस्तों, ऊष्मा इंजन। ठीक है, अब दोस्तों आपका एक चीज़ और बचता है यहाँ पर, रेफ्रिजरेटर, यानी कि जो आपका फ्रिज होता है, एयर कंडीशनर वगैरह। तो उसके बारे में थोड़ा सा आपको क्या करना है दोस्तों, अपने मोबाइल का हेल्प लेना है। ठीक है, रेफ्रिजरेटर, ठीक है, इसके बारे में दोस्तों आपको क्या करना है, थोड़ा सा पढ़ना है आपको दोस्तों। क्या करना है, अपनी मोबाइल का इसमें हेल्प लेना है, और थोड़ा सा बुक का हेल्प लेना है। कैसे,
इसको आपको 3D व्यू में समझना है। कैसे समझना है? 3D व्यू बिल्कुल इमेजिन करते हुए समझना है। तो आप क्या करेंगे दोस्तों, यूट्यूब पर कोई एक वीडियो अपलोड जो है यूट्यूब पर आप सर्च करेंगे, किसी ना किसी ने तो अपलोड किया ही होगा, और अगर मुझे मिलता है तो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पर जरूर से सेंड इसको कर दूंगा, ठीक है। आपको यूट्यूब पर दोस्तों सर्च क्या करना है कि जो फ्रिज होता है आपका, ठीक है, रेफ्रिजरेटर होता है जो आपका, वो आपका किस तरीके से वर्क करता है, ठीक है, किस तरीके से वर्क करता है। तो उस पर आपको कोई ना कोई व्यू आपका इस तरीके से वीडियो मिल जाएगा जिसमें आपको बिल्कुल 3D व्यू अच्छे से दिखाया गया होगा। तो उसके थ्रू मैं जानता हूँ कि ये चीज़ आप अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि बुक से पढ़ेंगे तो उतना बेटर तरीके से आपको शायद ना समझ में आए, ठीक है ना। लेकिन कोई ना कोई वीडियो आपको यूट्यूब पर ज़रूर ऐसा मिल जाएगा जिसमें बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन करा गया होगा, बिल्कुल एक एक फंक्शन आपको दिखा दिया गया होगा बिल्कुल 3D व्यू में, ठीक है। तो वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा आप लोग पढ़ लेना, ठीक है। रेफ्रिजरेटर जो भी आपका है इसको पढ़ लेना, ठीक है। एयर कंडीशनर यही है आप लोगों का, तो इसको थोड़ा सा क्या करना, अच्छे से पढ़ना, ठीक है। इसका यूज़ क्या है तो सभी लोगों को पता है। जब हमारा क्या होता है, गर्मी का मौसम पड़ने लगता है तो हम क्या करते हैं, गर्म चीज़ को ठंडा करने के लिए इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। ये बहुत सिंपल है आप लोगों का। तो थोड़ा सा इसको आप लोग क्या करेंगे, पढ़ लेंगे, यूट्यूब का हेल्प लेना और वहाँ से इसको दोस्तों क्या कर लेना, पढ़ लेना, ठीक है। बहुत ही ईजी है, ठीक है दोस्तों। तो इतना तो आप लोगों को करना ही पड़ेगा, ओके। तो इतना आप लोग कर लीजिएगा। अगर मुझे अच्छा सा कोई वीडियो यूट्यूब पर मिलता है तो मैं टेलीग्राम ग्रुप पर आप लोगों को ज़रूर से सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो आप लोग क्या करना, इसको पढ़ लेना जो भी आपका रेफ्रिजरेटर दिया गया है, ठीक है। इसे हम लोग प्रशीतक मशीन भी कहते हैं, प्रशीतक मशीन यानी कि ठंडा करने वाली मशीन, ठीक है। क्या है, रेफ्रिजरेटर। तो ये क्या होता है इसके बारे में आपको थोड़ा सा पढ़ना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है दोस्तों, ठीक है। और मैं इसको इसलिए कर रहा हूँ दोस्तों क्योंकि थोड़ा सा आपका सिलेबस भी काफ़ी अभी डला हुआ है। हालांकि आपका जो अप्लाइड फिजिक्स है वो तो अब कंप्लीट हो चुका है, लेकिन जो अदर सब्जेक्ट हैं वो भी थोड़ा सा डले हुए हैं। और आप लोगों का कमेंट भी बहुत ज़्यादा आता है कि सर ड्राइंग वगैरह जो है पढ़ा दीजिए। तो बस उसी पर अब हम लोग क्या है, वीडियोज़ जो है आप लोगों को डालना शुरू कर देंगे। तो इतना आप लोग कृपया हमारे ऊपर कर दीजिए, ठीक है। इतना थोड़ा सा आप लोग पढ़ लीजिए, ठीक है। इतना तो आप कर ही सकते हैं, प्रशीतक मशीन पढ़ लीजिए। और अगर मेरे पास टाइम बचता है तो मैं वीडियो ज़रूर से अपलोड करूँगा, ठीक है। इतना आप लोगों को क्या है करना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर दोस्तों हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।